जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं परागण। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पुष्प के भाग बता दिया था और आज इसमें मैं परागण तथा निषेचन बताऊंगा। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग किस चीज़ में बदल जाता है। दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर परागण शुरू करते हैं कि परागण क्रिया क्या होती है। तो जैसे कि पहले हम पुष्प के तो थोड़ा सा भाग समझ लेते हैं। आप हमारे पिछली वाली वीडियो को देख लेंगे तो पुष्प का सभी भाग आपको कन्फर्म एकदम याद हो जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे ये वाला पुष्प है ना, तो ये वृंत है। वृंत के ऊपर एक थोड़ा सा जो गोल है ना, ये क्या है? पुष्पासन है। पुष्पासन के नीचे ये बगल में जो निकली हुई हरी हरी पत्तियां, ये बाह्य दलपुंज है। और ये जो फूल खिला हुआ है, ये दलपुंज है। दलपुंज के बाद ये जो है, ये पूरा मादा भाग है। मादा भाग में ये अंडाशय, ये वर्तिका, ये ऊपर वर्तिकाग्र। और ये पुरुष वाला भाग यानी कि नर जननांग है, इसे पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर में ये पुंतंतु हो गया और ऊपर ये परागकोश हो गया। तो दोस्तों, पहले हम परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यानी कि जैसे कोई पुष्प है, उसके परागकोश से, पुष्प का ये भाग है पुंकेसर, पुंकेसर का ये भाग है परागकोश। परागकोश से इसके अंदर परागकण होते हैं और उन पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। जैसे को इसके परागकोश के अंदर परागकण है, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो। किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यानी कि इस परागकोश से परागकण निकल करके इस मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। दोस्तों, परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं अगले पेज पर कौन से होते हैं दो प्रकार। दोस्तों देखिए, जो परागण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वपरागण होता है और नंबर दो पर परागण। स्वपरागण देखिए, जैसे कि एक पौधा है, पौधे में पुष्प लगा है, तो एक ही पुष्प, यानी कि जैसे कि एक बार पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कण का पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। जैसे कि ये पुष्प है, तो ये पुष्प का जो परागकोश है, इसका परागकण यदि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर आके पहुंच जाए, तब ये स्वपरागण होगा। या इसी पौधे के किसी यहाँ से निकल के इस पौधे पर चला जाए, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो भी ये स्वपरागण ही कहलाएगा। यानी कि जो परागकण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाकर पहुंचे, तब वो स्वपरागण कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसी पुष्प का जो है परागकण है और इसी के पराग उसमें वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंच गया है, इसलिए स्वपरागण है। और ये इसी पौधे के, यानी कि इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच गया है ऐसे, तो भी ये स्वपरागण है। दूसरा है परपरागण। परपरागण क्या होता है? किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना परपरागण कहलाता है। देखिए दोस्तों, जैसे इस पौधे का परागकण है, तो इसी पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो ये क्या कहला? स्वपरागण। या इसी पौधे के अन्य पुष्प पर पहुंचा, तो भी ये स्वपरागण। लेकिन ये दूसरे पौधे पर जैसे अब यहाँ से उठ के ये इस दूसरे वाले पौधे पर पहुंच जाए, ये पौधा अलग है, दूसरे वाले पौधे पर चला जाए, तब इसे कहेंगे परपरागण। देखिए, यदि इसका जो पुंकेसर के अंदर जो परागकोश के अंदर जो परागकण है, यदि ये अपने ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागण, या अपने पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो भी ये स्वपरागण। लेकिन ये किसी दूसरे पौधा होता है, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब इसे परपरागण कहते हैं।